सुषमा जी, आपका हार्दिक स्वागत है फेसबुक लाइव में। हम और हमारे देखने वालों को हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई, आपका साहित्य में रुझान कैसे आया और आपने अभी तक साहित्य में क्या लिखा है और आगे आपकी क्या योजना है। नमस्कार जी। सबसे पहली बात तो ये कि साहित्य मेरे दिमाग में कब घुसा ये खुद मुझे ही नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं कविता नहीं लिख सकती, मेरा कवि मन नहीं है, कोमल मन नहीं है, और कवि बहुत कोमल मन के होते हैं, तो गद्य में रुचि ज़्यादा रही। और मैंने इसीलिए यही कारण है कि शोध का विषय भी गद्य ही चुना, कहीं उपन्यास तो कहीं कहानी। लेकिन जब कुछ ऐसे जैसे जैसे संवेदनाएं भावनाएं हम ज़्यादा प्रबुद्ध होने लगते हैं और सोचने लगते हैं, मंथन करने लगते हैं, तब लगता है कि अब अंदर जो चल रहा है और समाज में जो चल रहा है उसके विरुद्ध या उसको कुछ ठीक करने के लिए कुछ बोलना ही चाहिए। और मन में बहुत दिनों तक जब घुमड़न होने लगती है और वो शब्द का रास्ता पकड़ के बाहर निकलते हैं तो वो अपने आप कविता बन जाती है, और कविता के लिए सोचना नहीं पड़ता, वो स्वतः निकल जाती है। बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है अपने विचारों को व्यक्त करने का कविता जो है। आप एक पंक्ति में एक पूरा साहित्य बता सकते हैं, लिख सकते हैं। कविता इतनी शक्तिशाली है, और वो लिखने के बाद ना एक मन से इतनी मन में शांति छा जाती है कि हाँ मैंने कह दिया। ऐसा कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मन में जो उथल पुथल मची रहती है उसको बड़ी शांति मिलती है। और वो शब्द जो बाहर निकलते हैं उसको आप कविता कहें या फिर जो चाहे उसको नाम दे दे। हाँ, अगर उसे मैं बहुत पठन पाठन के साथ, चिंतन मनन के साथ कि हाँ ये दोहे में है, ये छंद में है, ये गज़ल में है, इतनी शोध के साथ लिखूं तो मुझे लगता है कि कविता और अच्छी उम्दा हो सकती है, प्रभावशाली हो जाती है। कई बार अगर छंद में अगर बधी हो कविता तो उसको लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, जो सुनने वाला भी है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। हाँ, पहले यही फेसबुक पर ही मैं जो भी मन में आता था लिखती थी, फेसबुक पर पोस्ट कर देती थी, वहाँ से बहुत सारी प्रशंसा आने लगती थी, तो लगता था अच्छा मैं लिख सकती हूँ। फिर मैंने बहुत सारे मतलब कि सैकड़ों कविताएं ऐसे ही फेसबुक पर मेरी हो गई, तो भाई ने कहा क्यों नहीं इसको कविता संग्रह के रूप में प्रकाशित करो। अच्छा। तो मैंने 2024 में कविता संग्रह के रूप में उन्मुक्ता नाम से प्रकाशित कराया, और प्रोफेसर सत्य शर्मा जी गुरु जी उन्होंने उसको तराशा, थोड़ा सा उसको राह मार्ग सुझाया, उस पर टिप्पणी भी शुभाशीष भी लिखे, तो अच्छा लगा। मॉरिशस से एक बंधु है, उन्होंने भी शुभाशीष लिखा, तो एक तरह से प्रोत्साहन मिला कि हाँ मैं कविता लिख सकती हूँ। और फिर अपने आप चलने लगा। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर रात मुझे कविता लिखनी है, सोच कर लिखनी है, बस जब मन में घुमड़न होती है अपने आप लिख देती हूँ। मेरा भी वही विचार है, कविता आप सोच कर कभी भी नहीं लिख सकते, और वो अगर कविता सोच के लिखी तो वो प्राकृतिक नहीं होगी, नहीं होगी। आपके विचार कब आएगा, विचार आपको कभी भी उठा सकती है कविता, आपको गहरी नींद से उठा सकती है कविता। और इसीलिए मैंने कई बार कहानियाँ भी लिखी हैं, हर्ष में भी भेजी है, अलग अलग पत्रिकाओं में भेजी। मुझे लगता है कहानी लिखने का सौर अभी मुझे और अच्छे से सीखना होगा। तो मैंने यहाँ तक कि एकांकी भी लिखे जो कि प्रकाशित हुए श्रावंती में। और इसके अलावा लघु कविता जो USA से पब्लिश हुआ है नल्स की ओर से, तो लघु कथा, कहानी, हर साहित्य में जहाँ जहाँ जो मुझे लगता है कि इस रूप में इसको मैं ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकती हूँ, तब उस विषय को उस रूप में ले जाती हूँ। और फिर वो लिखने के बाद सच में बहुत आनंद आता है। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप अपने मन की बात अपने पाठकों तक अभिव्यक्त किस प्रकार करती है, तो माध्यम है कविता में अगर आप अच्छे से कर सकते हैं। कविता, कहानी, निबंध के बारे में आपका क्या विचार है? निबंध जो है ना, कहने के लिए वो निबंध है, लेकिन उसमें बहुत बंध कर और बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, और काफ़ी विषय से हटे ना और साथ में वो उबाऊ ना, इसका ख्याल रखना होता है। जनरली हम लोग आलेख आदि लिखते हैं, शोध प्रबंध आदि लिखते हैं, शोधालेख लिखते हैं, लेकिन निबंध का कोई भी ऐसे किसी भी तरह का विषय चुनकर और उस पर लिख लेना
पूरी समग्रता के साथ बहुत बड़ी तो चुनौती। आजकल निबंध क्यों नहीं लिखे जा रहे जिस प्रकार पहले लिखे जाते थे? ये जो चुनौती का, मैंने अभी कहा ना, चुनौती का विषय है, और अधिक से अधिक पढ़ने की जिसमें क्षमता होती है समझने की, वही निबंध की ओर आगे बढ़ सकता है, क्योंकि निबंध को गद्य की कसौटी ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो निबंध हर कोई नहीं लिख सकता है। निबंध लिखने के लिए विषय के इर्द गिर्द आपको पकड़ बनानी होती है और उसको पाठक तक संप्रेषित करने के लिए वो कला भी सीखनी होती है। जी। चलिए, तो कुछ बातचीत तो जारी रहेगी। कुछ एक आपकी कविता यदि हम हमारे फेसबुक लाइव पे जो हैं दर्शक या हमको सुनाइए। मैंने पहली बार गजल लिखी। अब गजलकार मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं गजल ही सुनाऊंगी। नौसिखिया हूँ इसमें अभी, तो मैं समझ लीजिए कि अभी उस ओर मैंने कदम रखा। बहुत स्वागत है। और पता नहीं, लेकिन मैं कितना समझ पाई हूँ नहीं पता, लेकिन आप लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे। चलिए जी, इरशाद। गजल है। इरशाद। उनकी आंखों में जो देखा चेहरा, उनकी आंखों में जो देखा चेहरा, अक्स दिल का रह गया। वाह, अक्स दिल का रह गया। अक्स दिल का रह गया। हम निगाहों से झुके और आईना बह गया। आईना बह गया। हम निगाहों से झुके और आईना बह गया। तस्वीर अपनी ही जब उनकी नजरों में दिखी, वह नजर से ही पिघल कर ख्वाब बनकर रह गया। वाह वाह। वह नजर से ही पिघल कर ख्वाब बनकर रह गया। अब तो हर ख्वाब में आती है वही एक रोशनी, अब तो हर ख्वाब में आती है वही एक रोशनी, हर सदा में जिक्र उसका गीत बनकर के। वाह, बहुत बढ़िया। जिक्र जब छेड़े कोई उनका कोई एक नाम ले, जिक्र जब छेड़े कोई उनका कोई एक नाम ले, दिल हमारे ज़ौक़े तरन्नुम में कहीं बस रह गया। वाह, दिल हमारे ज़ौक़े तरन्नुम में कहीं बस रह गया। उनकी आंखों का तसव्वुर, उनकी आंखों का तसव्वुर एक गजल बनता गया। हम भी शायर हो गए, दिल कहीं से रह गया। वाह वाह, ये पहली कोशिश है मेरी। बहुत मुझे नहीं पहली पता कोशिश ही कि इतनी अच्छी है। मैं काफिये और बहर के उस पैमाने पर कहाँ ठहरती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ। बस ये आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, सोचिए। मैं अपनी एक कविता सुनाना चाहूंगी। स्वागत है जी, स्वागत है। बस ऐसे ही कोई न कोई भाव बहते हैं और अपने आप वो निकल जाता है कि हर कोई कविता कर रहा है, हर कोई शब्दों से खिलवाड़ कर रहा है। उसी बात पे लगता है कि जबरदस्ती शब्द को पकड़ पकड़ के लाया गया है और उसको कहा गया कि चल बोल मेरी कविता, ऐसे लोगों पे। तो ये कविता है। शोर बहुत मन में है मेरे, शोर बहुत मन में है मेरे, व्यथित हो चुप बात करेंगे, अंकुआने की राह तके है, शब्द जाल की बाह बहे। वाह, शब्द कर रहे खींचा तानी, शोर कहे न कर मनमानी, बाहर जो निकला ये शब्द जाल, सुन सब चौके होंगे बेहाल। निशब्द शोर मचा मन के गहवर में, निशब्द शोर मचा मन के गहवर में, विध विचारों के अंतर में, शब्द ब्रह्म बन रचे सृष्टि को, परमार्जन कर गड़े दृष्टि को। शब्द से मुक्ति द्वार खुले हैं, शब्द से सृष्टि व्यापार चले हैं, शब्द प्रेम है, शब्द घृणा है, शब्द युद्ध है और शांति। समाधान निकले शब्दों से और समस्या होती शब्दों से, अंतरतम को शब्द मिटाए, उजियारों से हमें मिलाए। बस जीवन का सार ही जो है शब्द है। यही शब्द आपको तख्त पे भी ले जाते हैं और सूली में भी चढ़ाते हैं। हम बहुत बचपन में बोलना सीख लेते हैं, लेकिन बोलने की कला हम पूरे जीवन में नहीं सीख पाते कई बार, कि कब कैसे क्या बोलना है। क्या बोलने से ज्यादा ये समझना जरूरी है क्या नहीं बोलना है। जिस दिन हम लोगों ने नहीं सीख लिया, समझ लीजिए कि शब्द सार्थक हो जाएंगे। सही बात। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? किसी भी बारे में जो इतनी सारी बात चल रही है? गज़ल तो जो जैसा कि सर ने कहा कि अगर ये
शुरुआत है, तो आगे आने वाले दिनों में हमें गज़ल संग्रह मिलेगी। सुषमा मुझे देगी, मैं उस पर कुछ न कुछ अवश्य लिखूंगी, वहाँ से सीखूंगी। और ये शब्द तो वाकई में मेरे अच्छा। पिताजी कहते थे कि ये शब्द ब्रह्म है। वही इन्होंने भी शब्द ब्रह्म है। तो शब्दों का जिस प्रकार से तुमने किया है सुषमा, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और सुषमा कह रही थी ऐसे ही भावनाएं, मैं कोमल नहीं हूँ। आपने गजल को सुना कैसे बहुत कोमल भावनाएं, बड़ी कोमल भावनाओं को पकड़ा है। और क्या कहते हैं, रोमांटिक कहना सही होगा। बहुत बहुत सुंदर है। धन्यवाद। तो सुषमा जी, और अभी आगे आपके और क्या आप लिखने जा रही हैं? अभी तो साहित्य में? प्रकाशनाधीन है मेरी एक शोध पुस्तक, जो कि वैश्वीकरण और हिंदी लेखन पर है, स्त्री लेखन पर। तो जिस दिन उसकी प्रूफ रीडिंग फाइनल हो जाएगी, पाठकों के समक्ष होगी, शोधार्थियों के समक्ष। और पहले से 2 शोध पुस्तक आ चुकी है, वीरेंद्र साहित्य का उपन्यास और अंतिम दशक की हिंदी कहानियों पे। सबसे मजे की बात यह है रवि जी कि वीरेंद्र साहित्य का जो उपन्यास पर मैंने शोध किया था, तो एक दिन अचानक से वीरेंद्र जी का कॉल आता है। कहते हैं आपकी पुस्तक फ्लिपकार्ट पे बिक रही है। मैंने कहा अच्छा, हमें पता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बिक रही है, और मैं इसलिए आपको कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस पुस्तक में जिंदा सिद्ध किया गया हूँ। अच्छा। क्योंकि आजकल शोध के क्षेत्र में ऐसी अंधाधुंध कॉपी पेस्ट हो रही है कि ज्यादातर 3-4 शोधार्थियों ने उनको मृत घोषित कर दिया, कभी जन्मा और मर गया। बस ये जानने का प्रयत्न नहीं किया किया कि कभी जिंदा है। तो उन्होंने कहा मुझे अपने जिंदा होने का प्रमाण आपके उस पुस्तक में मिला, तो कृपया आप उसे भेजिए। तो मैंने कहा बिल्कुल। फिर मैंने 5 प्रतियां उनके पते पर भेजी। वीरेंद्र जी बहुत खुश हुए और मुझे लगा कि हाँ चलो, मैं शोध के साथ कुछ न्याय कर पाई। आगे बस योजना ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन बस कहानियाँ जो धीरे धीरे निकल रही हैं, तो हो सकता है कभी वो संग्रह बन के संरक्षित हो जाए। होंगी, बस यही है। और आप अध्यापिका हैं, आप विद्यार्थियों को पढ़ाती हैं, तो आज के विद्यार्थियों की मानसिकता के बारे में मेरे जानने की उत्सुकता रहती है कि आज हमारा युवा वर्ग किस ओर जा रहा है, क्या सही मार्ग पर चल रहा है या उन्हें और मार्गदर्शन की आवश्यकता है? मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी सवाल था। आज की युवा पीढ़ी बहुत संवेदनशील है, हमारी तरह नहीं है कि हमें सबके सामने डांट भी दिया तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं। हमारा ईगो कभी हर्ट नहीं होता था। आज की युवा पीढ़ी अति संवेदनशील है, तो उनको बहुत ही कसीदे के साथ, करीने के साथ बड़ा करना होता है, उनकी संवेदना को पुष्ट करते हुए। और दूसरी बात, वो तकनीकी से जुड़े हैं, और हिंदी के जो युवा पीढ़ी पाठक हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों को थोड़ी सी समय के साथ अपनी सोच में परिवर्तन लानी है। शिक्षकों को भी और पाठकों को और विद्यार्थियों को। विद्यार्थी आज के समय के हिसाब से, हम जनरली क्या करते हैं कि भाषा की शिक्षा देते समय बस ये पाठ है, हमने पढ़ा दिया और छुट्टी हो गई। मैं 23 सालों से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने कभी भी पुस्तक हाथ में लेकर नहीं पढ़ा। जाने से पहले कक्षा में आज भी, चाहे वो 5 साल एक ही किताब हो, मैं उसको पढ़कर ही जाती हूँ और सोचती हूँ आज किस तरीके से मैं बच्चों से जुड़ूं कि वो बच्चा उस पाठ को अपने अंदर ले ले, समाहित कर ले, वो सिर्फ उसको पढ़कर मार्क्स न बटोरे। वो क्या आज की शिक्षा केवल परीक्षा के हिसाब से ही ज्यादा है कि किसको कितने अंक प्राप्त होंगे, अंक ज्यादा प्राप्त हैं तो शायद इनको जो है ज्ञान भी अधिक होगा। ज्ञान और अंकों से का जो है तालमेल नहीं है। अंक इतने अधिक दिए जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए। सिर्फ विद्यार्थियों तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें शिक्षकों के भी पढ़ाने के तरीकों में बदलाव करना चाहिए समय के अनुसार। मैंने भी, जैसे अभी ये डिस्कस हुआ कि मैंने अभी एमए किया, तो मुझे बहुत निराशा हुई। अभी जो शिक्षा प्रणाली है या जो स्तर है बच्चों का भी आजकल, और किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जा रही है, मैं बहुत ज़्यादा निराश हुआ। तो बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता है। जिस हिसाब से हम लोग पढ़ा करते थे उस ज़माने में, वो
सच्ची पढ़ाई हुआ करती थी, मतलब केवल पढ़ाई नहीं होती थी, उससे एक व्यक्तित्व का निर्माण होता था। रवि जी, बदलाव को तो हमें स्वीकार करना चाहिए। हम सिर्फ अतीत में नहीं रह सकते, हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ये जोड़ना चाहिए कि इससे वो रोजगार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास कैसे आ सकता है। वो अगर फिर इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं, तो उनकी भाषा स्पष्ट हो, तो भाषा पर नियंत्रण और उस पर अधिकार कैसे वो हासिल कर सके, ये सब भी हम शिक्षकों का काम है। तो पहले तो शिक्षकों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, इसके बाद ही विद्यार्थी को उनके स्तर को ऊपर करेंगे, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी एक अच्छा शिक्षक खड़ा करता है और एक अच्छा शिक्षक बहुत अच्छा विद्यार्थी बनाता है। चंद्रगुप्त थे तभी चाणक्य महान बने, अर्जुन थे क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी थी, गुरु इसीलिए द्रोणाचार्य के महान रहे। तो दोनों का ही एक तरह से अंतर सामान्य होता है। बहुत अच्छा स्टूडेंट बहुत अच्छा शिक्षक बना सकता है। आज की पढ़ाई में सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि प्रश्न की प्रणाली खत्म हो गई, हमारे शिक्षा जगत से तर्क की प्रणाली खत्म हो गई। वाद करते हैं तो विवाद हो जाता है, जबकि हमारी ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी बात और उपलब्धि यही है कि हम यहाँ तर्क से नए विषयों को जानते थे और किसी भी ज्ञान का वो मूल आधार, किसी भी क्वेश्चन जो क्यूरियोसिटी है वो हमेशा जिंदा रहनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो आविष्कार होते हैं। भाई जब आप प्रश्न किए जाएंगे ऐसा क्यों, वो पुस्तक तक ही सीमित ना हो जो कोर्स बुक होता है। बहुत अच्छा आपने। सुपर्णा जी कुछ जोड़ेंगी? आप भी एक शिक्षिका हैं, तो आपने जो कहा कि आज की युवा पीढ़ी कैसी है, आज की युवा पीढ़ी, मुझे हमेशा लगता है युवा पीढ़ी को सुधारने से पहले मुझे लगता है उनके माता पिता को सुधारने की आवश्यकता है। ये जो बच्चे बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए, अति संवेदनशील हो गए, क्यों? घर परिवार में इनको समय नहीं दिया जाता है। समय नहीं देने का जो खामियाजा माता पिता जो मांगे वो दे करके कंप्लीट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है सेलफोन। सही बात। ये आज जब बच्चे को पैसे मत दीजिए, ये सेलफोन दे दीजिए, बच्चा बहुत खुश हो जाता है। एक निष्ठता समाप्त हो गई है। एक बड़ी छोटी सी चीज, विद्या तो बाद में आएगी, मतलब ज्ञानी हर कोई है। अभी जैसे सुषमा जी ने कहा, आपने भी कहा कि सबको अंक मिल रहे। मैं सोचती हूँ कई बार कि आप हिंदी को छोड़ दीजिए, किसी भी विषय में अगर बच्चे ने 99 पा लिया है इंटरमीडिएट, गणित होने दीजिए, गणित पर खैर आना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मैंने 2+2 4 किया तो मुझे 100 में 100 मिलना ही चाहिए, वो अलग चीज है। दूसरे चीजों में स्पेशली अगर मैं कला में विज्ञान के भी कुछ विषय जहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, अगर वहाँ पर किसी बच्चे को हमने 99 दिया, ग्रेजुएशन में उसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है? उसे तो डायरेक्ट पोस्ट या जॉब के लिए चले जाना चाहिए या फिर कुछ और कर लेना चाहिए। तो ये चीज, और इसके लिए तो विद्यार्थी जिम्मेदार नहीं है। मैं जब इंटरमीडिएट में जाती थी जांच करने के लिए, मैंने कहीं किसी जगह पर मैंने 5000 का फाइन दिया था। क्यों? मैंने विद्यार्थी को फेल किया था, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव। मुझे शो कॉज कारण बताओ नोटिस दिया गया, ये बच्चे को आपने कैसे फेल किया। क्रॉस चेक में वो बच्चा 40 ला करके पास हुआ। अब देखिए, मैंने किसी को फेल किया तो ऐसा तो नहीं है ना, मैं तो उस बच्चे को जानती नहीं, कोई भी नहीं जानता है जब हम करेक्शन करते हैं। व्यक्तिगत दुश्मनी बिल्कुल है कि उसने कुछ गलत किया तभी उसने फेल हुआ है। अब वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा ओपन सीक्रेट है, कुछ वो प्रतिशत होते हैं, यहाँ तक पास होना है, या फिर ये इतने बच्चे पास होंगे तो मेरे विषय में विद्यार्थी और आएंगे। ये मानसिकता बन गई। मैंने करेक्शन के टाइम पे देखा है इन चीज़ों को, मतलब मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो मुझे दिया गया, मैंने कहा ये चीज़ें हैं भाई। मान लीजिए आपके पास गया, अब आप बड़े दयालु हो सकते हैं, आप मतलब कोई भी बड़े दयालु ने आपने उसको पास कर दिया, मैंने 5000 का फाइन दिया है। फाइन लेने वाला व्यक्ति, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बता रही हूँ, ऑफिसर मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहे क्योंकि उसके पास मेरे से लेने के लिए कोई रीजन नहीं है। मैंने उनको पूछा, सर क्या मैंने वाकई में गलत किया? क्योंकि एज ए शिक्षक मुझे बड़ी ग्लानि हो रही थी। उसने मुझे, आज भी मेरे कानों में वो चीज़ है, मैं नाम पर ली गई थी वो फाइन देने के लिए, मैडम आई एम हेल्पलेस, उन्होंने ये कहा। आज भी मुझे याद है, क्यों? क्योंकि एज ए शिक्षक मैं उसे जीत गई। मैंने आकर के, मेरे पति गए थे, मैंने कहा देखो मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर हाँ मैं जहाँ पर हूँ कुछ चीज़ें हैं, हम सिस्टम के साथ हैं, मैंने 5000 उसके लिए दिया, लेकिन मुझे कहीं से ये पता करना था कि क्या सही में मैंने ये किया है, क्या मुझसे गलत हुई है। तो व्यक्ति जब बोला ना कि
कि आई एम हेल्पलेस मैडम, मैं नामपल्ली गई थी देने के लिए, तो मुझे लगा ठीक है चलो, ये इतना सा वर्ड मेरे लिए बड़ी जीत थी। लेकिन हर कोई इसके साथ इस प्रकार से, मुझे 2 ऑप्शन मिले थे, आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, पास कर दो। तो ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है, पर मुझे लगा ठीक है पैसे देकर के मामला जिसको देना है, पास करवाना है करवाओ, मेरे हाथ से निकलेगा नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ उसको। मुझे लग रहा है वो बच्चा उस चीज को करने के लिए पाने के लिए योग्य नहीं है, तो ये एक कहानी नहीं है। सही बात तो है। वहां से अब बच्चा ग्रेजुएशन में आया, उसे आदत हो गई है पास होने की, उसे आदत हो गई बचपन से जो मांगा वो मिलने की। कई बार मेरे क्लास में बच्चे कहते हैं मैडम फैन के नीचे बैठता है, तो मजाक मजाक में कभी मैं पूछ लेती हूँ यार घर में हमेशा फैन चलता है? हाँ मैडम हम जहाँ जाते हैं फैन लगा करके ही बैठते हैं। ठीक है बच्चे ही हैं, पर थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचे पोर्शन से बाहर हटे, एक बार मैं स्टाफ रूम में आकर के बैठे, कई बार मुझे लगता है इतनी सी कम उम्र में फैन के बिना, एसी के बिना, या फिर कुछ लग्जरीज है उनके बिना, ये सेल फोन के बिना उनका जीवन कितना मतलब कुछ है ही नहीं, अधूरा है, मैं कुछ नहीं हूँ। ये जो भावनाएं हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे परिवार व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। बच्चे बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। अभी माँ बाप को क्या है, वो अपने दिन याद रहते हैं कि हमें बचपन में ये नहीं मिला, हमने ये अभाव देखे, तो हम अपनी बच्चों को, अगली पीढ़ी को जो है, अभाव तो है, कुछ माता पिता अभाव से आकर के, और कुछ माता पिता वही जो मैंने कहा उनका वो जो स्वभाव है, ठीक है जाना है आपको नौकरी करे, कोई भी चीज है, वो जो समय नहीं दे पा रहे हैं ना रवि जी, मैंने कई सारी जगहों पर देखा इनसे जो है पूर्ति कर रहे हैं, पूर्ति करते करते उस बच्चे का कितना नुकसान कर रहे हैं। वो जो हर चीज पा लेने की चाह, इच्छा एंड समझौता न करना, ये सारी चीजें हमारी जो युवा पीढ़ी को अति संवेदनशील, ये जो इंटरमीडिएट के सर ने उस पर एक संपादकीय भी लिखा था, हर साल आप देखिए ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, हर जगह पर वो जो रिजल्ट आता है उसके बाद 1 2 3 4 जो समाचार में आते हैं, और जो नहीं आते हैं वो तो अलग चीज है। अवसाद, अरे क्या हुआ भाई, जीवन कहीं खत्म तो नहीं हो गया? कहीं हमारे जमाने में पास हो गए तो बड़ी बात, उपलब्धि, फर्स्ट आ गए तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ। हमारी टॉपर रही है, मैं कभी भी टॉपर नहीं रही हूँ, लेकिन हम पास हो जाते थे घर में, उस दिन मिठाई भगवान के सामने चरण स्पर्श। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसमें कम कर गई हो, नेक्स्ट ईयर सुधार दो। हमको कभी एहसास नहीं हुआ। मेरे पापा कहते थे अगर तुम्हें लगता है तुमने गलती की है, सुधारने वाला मैं नहीं, तुम्हें को सुधारना है, यहाँ से सीखो और आगे बढ़ो। आज बच्चा गलती नहीं करता, फेल नहीं होता, कम नंबर नहीं लाता, तो बच्चे की असफलता का स्वाद चखता ही नहीं है। और अगर कभी जिंदगी में असफलता आ जाती है तो उससे कैसे डील करना है उसे नहीं पता, तभी तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। आजकल छोटे छोटे बच्चे काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। हमारे को तो लट मार के 2-4 पड़ोसी भी मारते थे, माँ बाप भी मारते थे, सब कोई डिप्रेशन का पता ही नहीं। आपको बता दे कि जब मैं यूनिवर्सिटी टॉप करी थी, 5-5 गोल्ड मेडल मिले, हमें ही नहीं पता कि हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट पा ली है। हिंदू वालों ने इंटरव्यू लिया, बड़े बड़े फोटो छापे गए, लेकिन तब तक एहसास नहीं था। जब वो उस फोटो को लैमिनेट करके ड्राइंग रूम में सजाया गया, तब पता चला अच्छा मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया कि उसको ड्राइंग रूम में भी सजाया जा सकता है। तो हमें उस तरह से कभी पैम्पर नहीं किया गया, बड़ी उपलब्धि को भी सामान्य की तरह कहा है। कंपटीशन जैसे देखिए, हम लोग एक साथ पढ़े लिखे हैं, मेरे माता पिता को पता है सुषमा टॉप कर दी, मुझे करना है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। आजकल के माता पिता वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसने किया है, वो है, तुमको भी वही करना है। तो मतलब अपना कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो कि आप कहाँ थे और कहाँ जाना है और कहाँ पहुँचे। देखिए जो विषय हमारा शुरू हुआ साहित्य से, कविता से, और आज की शिक्षा नीति के ऊपर चला गया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कविता तो होती रहेंगी, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को जो देखिए साहित्य में समाज का दर्पण है, ये सारी मुद्दे ये तो जो हम अब देख रहे हैं तो हकीकत है ना, जो ये समाज में चल रहा है, शिक्षा में चल रहा है, यथार्थ है। तो आज तो कोई भी कवि लेखक, भाई आपकी कविता जब कहती है कि दुखों में अपने जीवन को खोजो, हम तो सोच ही नहीं सकते भाई दुख आएगा। बच्चा आज का सोच तैयार नहीं है, तैयार होना ही नहीं है, उसने कभी फेलियर देखा नहीं है। हम बच्चों को यही सिखाते हैं, सूरज थोड़े दिन के लिए आता है। हमारे जीवन में हमारे मन का 10% होता है, लेकिन 90% हमको समझौता करना पड़ता है। उस 10% के खुशी के साथ, सुख के साथ 90% के अंधियारे को हम दूर कर सकते हैं।
तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें ही देना होगा। उजाला, वो हमारा मन काम के है। अंदर मन के उजाला अंधे- हुआ। अंधेरों से बाहर फिर कितना भी अंधेरा हो कितना भी। आदमी घबराएगा नहीं, एक अगर मन दिया में उजाला काफी है। है अंधेरे को मिटाने के लिए। तो बस साहित्य, समाज, शिक्षा, हाँ ये जी। सब आज का विषय जो रहा बहुत निश्चित रूप अच्छा। हाँ तो से- एक कविता और सुनाइए ना, आप भी एक निकाल लीजिए, आप भी एक निकाल लीजिए, तीनों लोग एक एक कविता सुनाइए बिना किसी भूमिका और मध्यस्थ के। मैं पहले सुनाऊंगी हाँ। जी, तो हम ढूंढते हैं। क्योंकि मैं ढूंढ चुकी हूँ, ये लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ। तुम्हारे अपनेपन की बूंदे मेरे मन में टपक रही है। हर बूंद में तेरी यादें संवर रही। हर बूंद में तेरी यादें संवर रही हैं। उम्मीदों के छाते में पथिक की तरह, उम्मीदों के छाते में पथिक की तरह तुमसे मिलने की चाहत में भीतर की बारिश को सहते हुए। वाह, अच्छा प्रयोग है। बारिशें कहाँ थमती है जिंदगी के सफर में। बारिशें कहाँ थमती हैं जिंदगी के सफर में। हर मोड़ पर कोई बादल घिर आता है। खुशी के किनारे कोई तूफान इंतजार करता है। पर सवेरा होकर रहता है जब दिल में उम्मीदों का सूरज उगता है। जब भीगते मन के भीतर कोई कोना सूखा रह जाता है, जी में आता है उस कोने को भी भिगो दे, अधूरी बातों के सिरे को खोल दे और उस तूफान से कहे ठहर जा, थोड़ा सा सावन आने दे, क्योंकि ये सावन का ही मौसम है। जीवन के मुस्कुराने की वजह से, पीड़ा को सहलाने की वजह से, फूलों संग कांटे की चुभन से आने दे उसे हौले हौले। बहुत खूब। धन्यवाद डॉक्टर सुषमा जी। और अब हम रवि वैद की तरफ मुखातिब होते हैं। ये भी काफी पहले लिखी थी कविता। हाँ। ये भी प्रोत्साहित करेगी ये कविता भी जो है ये आज जी, की युवा पीढ़ी। स्वागत। कि जीवन जब लगने लगे बेकार, जीवन जब लगने लगे बेकार, चारों ओर छाया हो अंधकार, जग कर रहा हो तुम्हें अस्वीकार, लड़कर तुमने मान ली हो हार, करो विचार एक नहीं बारंबार, बचा हो मार्ग उस पर करो विचार, कर सभी शक्तियों का फिर विस्तार, करो देह में रक्त का नया संचार, उठाओ जीत की ओर पहला कदम, और जीत न जाओ तब तक न लेना दम। फिर से पढ़ दीजिए। उठाओ जीत की ओर पहला कदम, और जीत ना जाओ जब तक न लेना दम, कर्म को ही बना लेना अपना धर्म। मृत्यु भी आ जाए तो कहना थम, मृत्यु भी आ जाए तो कहना थम, कर प्रज्वलित अग्नि खुद को तपाओ, तब कर उसमें ऐसा वज्र बन जाओ, पराजित कर हर बाधा विजयी कहलाओ, विपत्तियों से अभेद्य नया दुर्ग बनाओ, असंभव से अलुप्त हो जाएगा, असंभव से अलुप्त हो जाएगा, जब नतमस्तक हो कीर्ति गाएगा, जीवन तुम्हारा उदाहरण बन जाएगा और अनुसरण करने पाठ पढ़ाया जाएगा। क्या धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शीर्षक है पहला आदरणीय रवि वैद जी। क्या शीर्षक बताया आपने? पहला कदम। हाँ, तो स्वाभाविक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम महफिल की शमा को पहुंचाते हैं ये लीजिए। डॉक्टर सुपर्णा मुखर्जी के समक्ष। बिना भूमिका के शुरू कर देंगे। बिल्कुल जी। देखिए कैसी है, बाद में आप लोग मुझे कहिएगा। यह देशभक्ति, यह जोश, यह देशभक्ति, यह जोश केवल फेसबुक पर सिमट कर न रह जाए। यह देशभक्ति, यह जोश केवल फेसबुक पर सिमट कर न रह जाए, दिख जाए कहीं कोई शाख सूखता हुआ तो देश का समझकर उसे पानी दे दिया जाए। कलमा क्यों पढ़ने को कहा, यह प्रश्न दोहराया न जाए। गीता के कितने श्लोक याद हैं, आत्म मंथन की यह बेला अब शुरू हो जाए। है खुद की भी गलती, उसमें सुधार आए। है खुद की भी गलती, उसमें सुधार आए। जल स्थल वायु हो पर्यावरण मुक्त, यह भी है देशभक्ति, बच्चे बच्चे को समझ आए। बिल्कुल। स्त्री शक्ति जब आसमान पर छा गई है,
स्त्री शक्ति जब आसमान पर छा गई है तो जमीन पर क्यों उसकी आत्मा होती है लहूलुहान? इस प्रश्न का अब उत्तर आए। यह देशभक्ति, यह जोश केवल फेसबुक पर सिमट कर न रह जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं बहुत लंबी कविताएं नहीं लिख पाती हूँ, वही बस भाव है। हाँ, अभिव्यक्ति के लिए देखिए जरूरी नहीं कि वो लंबी बहुत हो। लंबी कविता, कई बार छोटे में ही बहुत हाँ। कुछ कह देते हैं। 2 पंक्तियों में आप पूरा बता सकती हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोग पधारे और हमें इस सारस्वत अनुष्ठान का सुख और आनंद दिया। आदरणीय रवि वैद्य जी, आदरणीय डॉक्टर सुषमा जी, आदरणीय डॉक्टर सुपर्णा जी, पुनः 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। विनीता शर्मा जी ने बहुत सारा आशीर्वाद लिखा है। प्रवीण प्रणव जी भी उपस्थित हैं और भी दूर दराज से महेश कुमार जी जो हैं वो शामिल हैं। बीच में रेखा अग्रवाल जी दिखाई दी थी और भी जो मित्र भविष्य में भी इसे देखेंगे उन सबको नमन, प्रणाम, धन्यवाद। और सुंदर जलपान के लिए आपका धन्यवाद। आपका बहुत